सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर बोली गई है वो लाइफ में अगर आप लोगों को कुछ अचीव करना है तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पर ये बात बोली गई है। देखिए, लाइफ में अगर कोई काम आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों का ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि वो पहले बार में ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। जैसा आप लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो जाए। जैसी जिंदगी आप लोग चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही चलती रहे। जैसा गोल आप लोग चाहते हैं एकदम वैसे ही अचीव कर लें। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल व्यू होता था कि बिल्कुल जैसा आप लोगों ने सोचा बिल्कुल वैसा ही हो जाए। ऐसा लाइफ में कभी नहीं होने का है। और अगर लाइफ में ऐसा होने लगा तो सोच के देखिए कि लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी चीजें चल रही हैं, एकदम जो जो चाहिए वो तो वही होगा कि अलादीन का चिराग घिसा और आप लोगों के सामने चीजें आ गई, पर ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए लाइफ में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, चीजों को टाइम टू टाइम समझना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से चीजों को चेंज करना पड़ता है। अगर आज के डेट में लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको समझिए। आगे चलकर, अभी आप लोगों को हो सकता है वो प्रॉब्लम लग रही हो, पर आगे चलकर उसके बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट आएंगे। यही बात बोली गई थी स्टीव जॉब के द्वारा। उन्होंने बोला था कि लाइफ में जो प्रॉब्लम आज के डेट में आ रही है ना, आप लोग सोचेंगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर लेकिन आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एक तरीके की अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के सामने, जो कि कुछ नया सीखने के लिए आप लोगों को तैयार कर रही थी, आप लोगों की लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही थी। तो आप लोगों की रिएक्शन उस प्रॉब्लम को लेकर कैसी रहती है वो डिसाइड करेगी कि आप लोगों का फ्यूचर कैसा चलने वाला है। तो इसीलिए लाइफ में जहां पर भी जरूरत पड़े अपने आप को रीसेट कीजिए। जैसे कंप्यूटर को आप लोग रीस्टार्ट नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से चीज़ों को रीस्टार्ट कीजिए, रीएडजस्ट कीजिए जहां पर आप लोगों को लग रहा है रीएडजस्ट कर सकते हैं। फोकस अगर आप लोगों का सही नहीं है तो अपने फोकस को चेंज कीजिए। यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोग अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे, चाहे वो कैसा भी गोल क्यों ना हो। और ये जितनी बार भी आप लोगों को जरूरत पड़े लाइफ में उतनी बार कीजिए। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार चीज़ें होगी बस उसके बाद में चलती रहेंगी। ये टाइम टू टाइम आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि काम को करना स्टार्ट कीजिए और फीडबैक के थ्रू आप लोग चीज़ों को इंप्रूव करते रहिए। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है। लाइफ में रीसेट करना है, रीएडजस्ट करना है, रीस्टार्ट करना है और रीफोकस करना है। और ये चीजें आसान नहीं है। अगर आसान होती तो हर एक इंसान करता हुआ आप लोगों को मिलता और अपने गोल को अचीव करता हुआ मिलता। इनमें आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी ये चीजें आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, पर लेकिन अगर करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एकदम, ऐसा नहीं कि ये होंगी नहीं, ये हो भी बड़ी जल्दी जाएंगे। अगर आप लोग फोकस करने की कोशिश करोगे, अपने फोकस को एक जगह से हटाकर अपने पर्टिकुलर गोल पर लगाओगे, तो ये चीजें जल्दी हो भी जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की एक तरीके से मोटिवेशन कोड बोल सकते हैं, या फिर एक प्रैक्टिकल थॉट आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो लाइफ में आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। छोटी सी नजर डाल लेते हैं यहाँ पर कोविड-19 के केसेस के ऊपर। ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर 2,18,17,665 के करीब केस आ चुके हैं। अगर डेथ के बारे में मामले बात करें यहाँ पर, तो 7,72,751 लोगों की जान जा चुकी है। और अगर रिकवर्ड लोगों की बात करें, इनके जो इससे अपनी जान बचाकर बाहर आ चुके हैं, तो यह 1,45,53,191 लोग यहाँ से इससे रिकवर कर चुके हैं। हमारी कंट्री के बारे में बात करें तो वर्ल्ड में टॉप पर चल रही है नंबर ऑफ केसेस के मामले में। 58,000 केस हमारी कंट्री में कल आए, जबकि यूएसए में 36,000 और ब्राजील में 22,000। तो पहले नंबर पर इंडिया केस के मामले में जो केस कल आए, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे पर है ब्राजील। ठीक है, बाकी अगर वैसे बात करेंगे तो टोटल केस में यूएसए टॉप पर है, ब्राजील दूसरे नंबर पर है और इंडिया तीसरे नंबर पर। हमारी कंट्री में अब तक 51,045 लोगों की जान जा चुकी है। अभी ये जो आंकड़ा है 50,000 का आंकड़ा हम लोगों ने पार किया था 15 अगस्त को। इसके बारे में एक डेटा भी है थोड़ा सा, जो मैं आप लोगों को यहीं पर ही बता देता हूँ कि 15 अगस्त के दिन अब की बार 2020 में हम लोग अपनी कंट्री में 50,000 का आंकड़ा पार कर गए, जो नंबर ऑफ लोग हैं जो जिनकी जान जा रही है। तो इसलिए हम लोग को फिर से इसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा कि कमी कहाँ पर आ रही है, कितने सारे केस हमारी कंट्री में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में ब्राजील में 1,17,000 और यहाँ पर यूएसए में 1,73,000 लोगों की जान अब तक जा चुके हैं इस पर्टिकुलर बीमारी से। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे, टोटल मिलाकर सबसे टॉप पर चल रहा है ये सबसे टॉप पर चल रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र 5 लाख केस के साथ में। दूसरे नंबर पर ये है यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिलनाडु, जो कि लगभग 3 लाख, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो बिहार भी यहाँ पर 1 लाख के आंकड़े में आ चुका है फिलहाल आज की डेट में। जो रिकवर्ड लोग हुए हैं कल यहाँ पर ये 57,000 के करीब रिकवर्ड हुए हैं। तो रिकवर्ड लोगों की संख्या काफी अच्छी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये है एक डेटा जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। आज का जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है काली नंदी रिवर। ठीक है, नदी, काली नदी रिवर। ठीक है, तो काली नदी भी आप लोग बोल सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर इसको काली नदी रिवर के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो आप लोग काली नदी, हिंदी में रिवर को नदी बोलते हैं ना, तो उसके तरीके से भी आप लोग। तो ये आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जाकर मैप में नहीं हारेगा। बाकी काफी कुछ डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में इसके बारे में भी, जब हम लोग इसका रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आर्टिकल देखने से पहले आप लोगों को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिसने कभी जू में गए हैं, चिड़ियाघर देखने गए हैं? कितने ऐसे लोग हैं?
अगर आप लोगों को पहले तो आप लोग ये बताइए येस या नो, जो गए हैं वो बताइए और जो नहीं गए हैं वो बताइए। और जो गए हैं उनको अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को आगे से जो जू है वो ऑनलाइन देखना है, यानी कि जैसे आप लोग घर पे बैठे हुए देखते हैं बेसिकली टीवी वगैरह, तो उस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन जू देखना है, तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, तो कैसा आप लोग इसको फील करेंगे, जैसा एक्सपीरियंस आप लोग वहां पर जाकर देखते हैं चीज़ों को, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल रही है, तो यहाँ पर आप लोग इसको कैसे लेकर चलेंगे। तो दार्जिलिंग में एक जू है, यहाँ पर अभी उसको ऑनलाइन करने की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में मुझे लगा कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, तो इसके बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि सारी चीज़ें आप लोग जू में न जाकर सारी चीज़ें ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। बाकी लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, एक जगह इकट्ठी सारी मिल जाती है, और आप लोग की जो सैटरडे और संडे वाली पीडीएफ बची थी वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आर्टिकल देखते हैं क्या क्या बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 74th इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच दी गई, तो ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, दोनों को कंबाइन कर डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल और यहाँ पर ये वाला आर्टिकल, ये प्रशांत भूषण साहब जी के द्वारा जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया था उसके बारे में आर्टिकल है, तो डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा और डिसीजन क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं। ये डेमोक्रेसी के बारे में बात, बेसिकली फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, नो डेमोक्रेसी पर, लेकिन जैसा आर्टिकल में एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा आर्टिकल नहीं है, पर एक दो पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एक अलग डायरेक्शन में आर्टिकल को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो नजर डालेंगे आर्टिकल के ऊपर। आज है मंडे को जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनका रिप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये, नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल बेसिकली श्रीलंका के बारे में है। आप लोगों को पता है महेंद्र राजपक्से और उनके जो भाई है गोडबिया राजपक्से, वो फिलहाल अभी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, तो उसी के बारे में आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। हमारे किसी काम का नहीं, अगर देखा जाए तो जो एंगल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पर जब भी श्रीलंका के अंदर इलेक्शन होते हैं तो उसके बारे में एक पॉइंट हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि हमारी कंट्री के जो तमिलियन कम्युनिटी के लोग हैं, अंग्रेजों के द्वारा जब हमारा कंट्री आजाद नहीं हुआ था और इंडिया और श्रीलंका दोनों अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, तो हमारी कंट्री के लोगों को श्रीलंका में ले जाया गया नॉर्थ वाले रीजन में खेती बाड़ी कराने के लिए। तो वहां पे जिन लोगों को ले जाया गया, फिर वहां पर श्रीलंका भी आजाद हो गया और इंडिया भी आजाद हो गया, तो वो लोग वहीं पर बस गए, 50-60 सालों से रह रहे हैं, तो उनकी पीढ़ियां वहां पर चलनी स्टार्ट हो गई। पर लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो जो लोकल लोग हैं, जिनको सिन्हाला कम्युनिटी भी बोलते हैं, उनके द्वारा जो यहाँ पर इंडियन लोग हैं उनको पीटना, एक तरीके से वहां से भगाना स्टार्ट कर दिया, उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसका रीजन ये था कि जो ये लोग यहाँ पर गए हुए थे ये अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, ये वहां पर कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जब कई जगह यहाँ पर इनकी जो एक तरीके से पोस्ट थी वो वहां पर उस पर एक तरीके से उनका एक काम करने का वहां पर जो उस पर काबिज हुआ करते थे। नॉर्मली जो श्रीलंका के लोग हैं वो उनके अंडर में काम करते थे, और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मजदूर और खेतों में काम करने वाले लोग थे, जो कि काफी लंबे समय से वहां पर रह रहे थे। और आप लोगों को पता है अगर किसी कंट्री में कोई ऐसी एक्टिविटी बनने लगती है तो फिर जो बाहर के लोग आए हुए होते हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनको वहां से भगाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा ही काम यहाँ पर चलने लगा, तो फिर इनके यहाँ पर सिविल वॉर चली, और सिविल वॉर के चलते बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसमें गवर्नमेंट थी, आज के डेट में जो प्रेसिडेंट है ये उस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, तो इनके द्वारा काफी सारी उल्टी सीधी हरकतें की गई। बहुत सारे लोग आज के डेट में भी गायब हैं, जिनको नहीं पता है कि वो जिंदा है या फिर मर गए हैं। बहुत सारे लोगों की जगह जगह बहुत सारी कब्र पाई जाती है, दुनिया भर के लोगों को दफना दिया गया इधर उधर मार का। तो जिनके घर में मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है कमाने वाला और वही गायब हो गया, उनकी फैमिली वैसे ही मर जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है श्रीलंका के अंदर में, जिसके बारे में बार बार श्रीलंका में बात की जाती है कि इनको आने वाले टाइम में कुछ प्रोडक्टिव चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, पर लेकिन वो नहीं मिलती है। इसी मुद्दे को लेकर जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, ये श्रीलंका में इसको बहुत ज्यादा एक तरीके से यहाँ पर इतना भी हुआ करता था कि जो तमिलियन एक तरीके से जब तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर जब गवर्नमेंट थी जो जयललिता जी की, और जब वो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट को एक तरीके से गठबंधन में सपोर्ट करते थे, तो यहाँ पर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स भी इसकी वजह से हैम्पर हो जाती थी कि वहां पर जाना है नहीं जाना है, तो नहीं जाना है जाना है डिसाइड करते थे लोकल स्टेट की जो पार्टी है। उसकी वजह से यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन जो है वो काफी लो लेवल पर पहुंच गए थे। उस टाइम पर यहाँ पर राजपक्से साहब जो थे वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो ये कंडीशन यहां पर बनी हुई थी, यानी कि जो महेंद्र राजपक्से थे जो प्राइम मिनिस्टर आज के में उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम काफी इंडिया और जो श्रीलंका के बीच में हो गई। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर था चाइना ने यहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, जिसके चलते यहां पर
इंडिया का पत्ता कई जगह से चाइना के द्वारा काटा गया और यहाँ पर इसकी वजह से भी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन काफी बर्बाद हो गए, क्योंकि चाइना जहां जाएगा वहां इंडिया को नहीं चाहेगा कि इंडिया यहाँ पर आए। तो आज की डेट में यहाँ पर देखते हैं अब क्या कंडीशन बनती है। फिर यहाँ पर मैत्रीपाला सिरिसेना आए, तो रणनील विक्रमसिंघे आए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनकर, पर लेकिन अब फिलहाल वो पावर से जा चुके हैं। लोगों ने उनको वोट दिया था ये समझकर कि जो राजपक्षे साहब की गवर्नमेंट थी वो करप्ट है, पर लेकिन जो अब फिलहाल चुनकर आए ये लगता था कि थोड़ा सा सही काम करेंगे। तो देखते हैं अब क्या कंडीशन यहाँ पर बनती है और आगे आने वाले टाइम में कैसे इंडिया और इसके रिलेशन रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एक ओवरव्यू है आप लोगों के सामने जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, आज का कार्टून है ये, आप लोग बताइए इस कार्टून से आप लोग क्या समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ वर्ड लिखा हुआ है, इसको देखकर आप लोग समझ सकते हैं और इसको देखिए, इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है 30 से लगभग 40 शब्द में। ठीक है, एक तरीके से पिक्चर परसेप्शन टेस्ट इसको बोल सकते हैं, यानी कि पिक्चर को देखकर आप लोग कुछ शब्द लिखने हैं। तो 30 से 40 या 50 शब्द में आप लोग यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, इस पूरे पर्टिकुलर ये जो पिक्चर है इसको देखकर, तो इससे आप लोग का जो इमेजिनेशन है, जो सोचने समझने की पावर है, उसमें भी आप लोगों की बढ़ोतरी होती नजर आएगी। ओके, तो ये था यहाँ पर एक आर्टिकल जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया श्रीलंका के बारे में। आइए अब डिटेल में आर्टिकल देखते हैं आगे। एक और बात आप लोग को आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यहां पर मैंने जो बोला है कि प्रीलिम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है ये आने वाले टाइम में आप लोगों को, इसका मतलब ये नहीं, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एक एसएससी के ऊपर बना दो, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग के ऊपर बना दो, जो सीडीएस की या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर बना दो। यार मैंने यहाँ पर प्रीलिम्स का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर प्रीलिम्स का मतलब मैंने लिखा है कि एग्जाम में कॉमन सेंस कैसे यूज करें। तो कॉमन सेंस तो हर एक एग्जाम में आप लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में ही कॉमन सेंस आप लोग को यूज करनी है। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ पर थोड़ी ज्यादा करनी है, पर लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। तो ये मॉर्निंग में मैंने वीडियो अपलोड की थी, कई सारे कमेंट इसके नीचे आए कि सर उसके लिए बना दीजिए, ये भी बना दीजिए। तो ये सब एग्जाम्स के लिए है, प्रीलिम्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि प्रीलिम्स में ही फायदा ये आप लोगों को पहुंचाएगी। इसका लिखने का बेसिक पर्पज ये है कि प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो यहाँ पर और अच्छे से जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो डेडिकेटेड होकर तैयारी करें। तो ये बेसिक पर्पज है इसका, वरना हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। अपने जो प्रैक्टिस करते हैं आप लोग इस पैटर्न में कर सकते हैं जो मैंने आप लोग यहाँ पर बताई है, और यहाँ से आप लोग की गलतियां जो है वो काफी कम हो जाएगी और सिलेक्शन के चांस आप लोग के इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, और कॉमन सेंस कैसे यूज करनी है एग्जाम में ये जरूर पता होना चाहिए आप लोगों को। तो वो बातें बताने की कोशिश की गई है, तो उसको मत देखिए कि प्रीलिम्स के लिए ही है, दूसरे एग्जाम में भी आप लोग इसको इंप्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। यहाँ पर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा उनके द्वारा स्पीच दी गई हमारी कंट्री का जो इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस आप लोग इसको बोलते हैं। कई सारे बच्चे तो कंफ्यूज रहते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में। ठीक है, जो नए नए अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो हमारी आजादी का दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। गणतंत्र दिवस जो होता है वो उस दिन सेलिब्रेट करते हैं जब हम लोग संविधान को अपना अडेप्ट किया था हम लोगों ने 26 जनवरी 1950। ठीक है, और यह 15 अगस्त। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, तो कई सारे बड़े बड़े गोल्स यहाँ पर बताए गए, तो उन्हीं के बारे में एनालिसिस किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह आप लोगों को पता है कि जो भी हमारी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट कुछ कर रही है उस टाइम पर, तो बेसिक पर्पज ये रहता है कि जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या आने वाले टाइम में करने वाले होते हैं। तो एक तरीके से ये अपना प्रचार प्रसार भी आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट का, कि हाँ वो बताती है जनता को कि हम लोगों को जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर गद्दी पर बैठा रखा है हम लोग उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे काम करने वाले हैं। तो काफी कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की गई, उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले तो जो बोला गया यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कि 74th इंडिपेंडेंस डे पर हम लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर एक तरीके से देखिए तो 7 बार यहाँ पर ये अब तक इसको ये जो हमारी कंट्री में स्वतंत्रता दिवस है ये इस पे स्पीच दे चुके हैं। 5 साल पहले हो गए और अभी फिलहाल 2 साल हो गए यहाँ पर। तो इनके द्वारा भी यहाँ पर जो बोला गया 2 सबसे बड़े चैलेंज बोले, एक तो कोविड-19 यानी कि जो पेंडेमिक है कोविड-19 बीमारी यानी कि कोरोना वायरस, और दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन यानी कि बाहर की कंट्री जैसे कि चाइना, या फिर आप लोग देख लीजिए आज के में पाकिस्तान को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए, जो बॉर्डर के इशू को लेकर कंडीशन चल रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मिलकर यहां पर चैलेंज को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, दोनों चैलेंज को। तो ये बहुत बड़ी बात यहां पर बोली गई कि हाँ 2 सबसे बड़े चैलेंज यहां पर है। और नॉर्मली जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी यहां पर ये सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात की गई। देखिए नॉर्मली अगर आप लोग देखें सैनिटरी नैपकिन्स जो पैड की बात करते हैं, जैसे लड़कियों को जब पीरियड्स आते हैं जब यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन्स यूज किए जाते हैं, घरों में भी लोग इनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो अक्षय कुमार साहब के द्वारा यहाँ पर इसी से रिलेटेड ट्वीट किया गया कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो एक तरीके से इंडिपेंडेंस डे पे
पूरे दुनिया को ये बात बताई, इसके बारे में बात की, जो एक तरीके से पर्टिकुलर जो यहाँ पर ये प्रोसीजर होता है इसके बारे में, जिसके बारे में लोग घरों में बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक स्टिग्मा था सोसाइटी के ऊपर, आप लोग बोल सकते हैं, जिसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, और इसको बात किया जा रहा है, लोगों के सामने बातें आ रही हैं। तो आगे चलकर ये चीजें नॉर्मल हो पाएंगी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे जो महिलाएं हैं उनकी जान जाती हैं, तो इसके चलते हम लोग उनकी जान बचा पाएंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि काफी अच्छा काम किया जा रहा है। और अब तक बोला जा रहा है कि यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा जो वुमेन है उनको जो सैनिटरी नैपकिन दी जा चुकी है, वो भी 1 रुपए में ओनली, यानी कि कॉस्ट जो रख दी गई है वो ओनली 1 रुपीज रख दी गई है। तो इससे आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि किस लेवल पर क्या चीजें यहां पर चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है यहां पर। वरना इनके बारे में आप लोगों ने सुना है कभी घर पर इनके बारे में बात होती है? नॉर्मली बहुत कम फैमिलीज हमारी कंट्री में ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इन सब चीजों के बारे में बात करती है। तो इनके बारे में बात होनी चाहिए, क्लास में इनके बारे में पढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर चीजें चलेंगी तो ही एक बेटर तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनके बारे में बात करें। जैसे आप लोगों को पता है 2014 में जब पहली बार ये गवर्नमेंट आई थी, तो पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से जाकर हमारी कंट्री में स्वच्छता के बारे में बात की थी। अब सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात की जा रही है। ये वो बातें हैं जो नॉर्मली हमारी कंट्री में होनी चाहिए, और ये वो बातें हैं जिसकी वजह से हम लोग अपनी सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज लगी मुझे जो यहां पर इस तरीके से बातें की गई। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है जिसमें आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने का टॉपिक है। इसी के साथ में जो सैनिटेशन है और नेक्स्ट यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है, ये भी काफी एक तरीके से डियर सब्जेक्ट है यहाँ पर मोदी जी के लिए, यानी कि इनके हार्ट के यानी कि दिल के काफी करीब है, जिनके बारे में हमेशा बात करते हैं। तो आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में इस टॉपिक के ऊपर भी बात की जा रही है, और काफी लंबे समय से बात चल रही है कि हमारी कंट्री में जो पाइप ड्रिंकिंग वाटर है वो लोगों को प्रोवाइड कराना है, ताकि लोग जो है पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनको फेस न करनी पड़े। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बैंकिंग, कुकिंग गैस, तो ये तो ऐसे टॉपिक है जो कंटिन्यूअस न्यूज में रहते हैं और कॉमन जनता से रिलेटेड है, तो इनके बारे में तो हमेशा हम लोग बात करते ही हैं। तो इन चीजों के बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा। ये आने वाले टाइम में इनमें काफी कुछ इंप्रूवमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। एक और जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो रियलिटी में इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लेकिन इसके पहले भी कई सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों को कोई काम करना है, स्टार्ट करना है, पर लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये काम करना है। जैसे कि मान लीजिए घर बनाना है, कि घर में चेयर लानी है, टेबल लानी है, वो सारी बातें करनी है, पर लेकिन अभी घर की नींव ही नहीं रखी गई, यानी कि घर बना ही नहीं है। यानी कि वही बात हो गई कि बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है, और आप लोग बोल रहे हैं कि बच्चे के भी बच्चे पैदा होना स्टार्ट हो जाए। तो वो चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई राइटर के द्वारा। अब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा क्या बातें बोली गई पहले वो बताता हूं, और राइटर क्या बातें बोल रहे हैं फिर वो बताता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हम लोग अपनी कंट्री में लाने वाले हैं, जिसमें हर एक पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर हेल्थ आईडी दी जाएगी। हेल्थ आईडी का मतलब क्या होगा? मान लीजिए ये आज के दिन में मैं हूं, ठीक है, और मुझे पहले कोई बीमारी हुई 2011 के अंदर में, ठीक है, तो यहां पर फिर आगे चलकर मुझे कोई बीमारी हुई यहां पर 2015 के अंदर में, फिर आगे चलकर कोई बीमारी हुई 2019 के अंदर में, और फिर आगे चलकर आज के दिन में बीमारी हो रही है 2020 के अंदर में। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरे नाम की कोई आईडी बन जाएगी, तो पास्ट में मुझे कब कब बीमारी हो रखी है उसका पूरा खाका एकदम खुल के सामने आ जाएगा इस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड। तो जो डॉक्टर यहाँ पर 2020 या 2021 या 2025 2030 में मेरा इलाज कोई कर रहा होगा, तो उस डॉक्टर के सामने पूरा चिट्ठा रहेगा मेरी बीमारी का, तो समझ पाएगा कि मेरी लाइफ का पैटर्न कैसा है, उसमें मुझे क्या क्या बीमारी है, और किस तरीके से दवाई वो वहां पर एक तरीके से रिकमेंड कर सकता है। तो ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर केस को हैंडल कर पाएगा। नॉर्मली क्या होते हैं, कई सारे लोगों को बीमारी रहती है, वो उनके बारे में बात करते हुए भी शर्माते हैं, पर लेकिन आप जिस भी डॉक्टर के पास में जाएंगे, सबसे पहले अपनी हेल्थ आईडी बताएंगे तो तुरंत सारी चीजें खुलकर आएंगी। तो दो चीजों का फायदा होगा, एक तो पेशेंट की हिस्ट्री भी यहाँ पर रहेगी, और दूसरा पास्ट में किस तरीके से यहाँ पर इलाज मिला है उनको, जिसकी वजह से बीमारी कितने लंबे समय तक चली है, उसके बारे में भी जो प्रेजेंट डॉक्टर जो इलाज करने वाला है वो जान पाएगा। तो एक अच्छा एक सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हैं, काफी अच्छा इंप्लीमेंट अगर हम लोग कर पाते हैं इसको। पर लेकिन दूसरी साइड में जो राइटर बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ये सही है, वेलकम स्टेप है, ये आप लोग कर रहे हैं, पर लेकिन आज के दिन में तो ह्यूमन रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है। मतलब जितने डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए पर्टिकुलर, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है, हमारी कंट्री में अगर बात करें तो 1000 लोग के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, पर हमारी कंट्री में लगभग 1300-1400 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। तो पहले तो हम लोग को डॉक्टर ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो काफी बड़ी संख्या आप लोग बोल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, कहीं बेड नहीं है, कहीं हॉस्पिटल में ढंग से सारी चीजें नहीं है, कई सारे बच्चे ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से मारे जाते हैं, कई सारी और सारी बीमारी आप लोग को देखने को मिलती है।
तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आज के टाइम में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये पहली प्रॉब्लम है, जिसके बाद में आप लोग दूसरी प्रॉब्लम पर पहुंचिएगा। यानी कि पहले आप लोग बेसिक एमिनिटीज लेकर आइए यार, पहले आप लोग बेसिक एक सेटअप कीजिए, उसके बाद में ये आईडी और डिजिटल हेल्थ के बारे में आप लोग बात कीजिएगा, तो ये तब अच्छा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात बोली गई। तो यानी कि कहने का मतलब है कई सारी बातें इनके द्वारा बोली गई, जैसे कि आप लोग कुछ यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। एक तो आईडी के बारे में बात की गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में इनके द्वारा जन औषधि केंद्र के बारे में बात की गई, तो 5 करोड़ सैनिटरी जो पैड्स हैं इनके द्वारा बोले गए कि डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुकी हैं। ये 6000 जो जन औषधि केंद्र हैं, और 1 रुपए की कॉस्ट का यहाँ पर ये दिया गया। 1 रुपए की कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये बेसिकली कहने के लिए फ्री में है और फ्री में भी नहीं है। देखिए आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था तब मुझे ये चीजें फील हुई, और एक पर्टिकुलर पर्सन है यहाँ पर शायद एनसीआर के अंदर जो 5 रुपए में खाना देते हैं, 5 रुपए में खाना देते हैं, और वो काफी क्वालिटी वाला खाना प्रोवाइड कराते हैं। तो उनसे पूछा गया कि 5 रुपए ही आप लोग क्यों ले रहे हैं, तो उनके द्वारा बड़ी अच्छी बात बोली गई। बोला कि 5 रुपए में इसलिए ले रहा हूं कि 5 रुपए हर एक इंसान पे कर सकता है, ठीक है। अगर मैं खाना फ्री में यहां पर बांटने लगूंगा, तो जो लोग हैं आज के डेट में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि फ्री का खाना जो है वो खराब होता है, ठीक है। तो एक तरीके से वो 5 रुपए देकर उनके मन का भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हम लोग फ्री में नहीं खा रहे हैं, और 5 रुपए अगर वो दे रहे हैं तो उनको ये भी नहीं लगेगा, एक तरीके से ऐसे नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है, क्योंकि 5 रुपए में उनकी एक डिग्निटी झलकती है। वो पैसे देकर वो खाना खा रहे हैं, तो ये नहीं है कि फ्री में दे रहे हो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। तो वो खाना उनके अंदर जाएगा तो उसको अच्छे से पचा पाएंगे, अच्छे से खा पाएंगे, और उनको दिल से सेटिस्फेक्शन होगा। अगर फ्री में खाना खा के जाएंगे तो ये लगता है आप फ्री में खाना खा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि चीजों का कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आज के डेट में अगर कंट्री में आप लोग बात करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बात करते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं फ्री कर दो, अच्छी बात है, उनके लिए फ्री कर दो जिनको बिल्कुल भी एक तरीके से चीजें नहीं हो पाती हैं अवेलेबल। पर लेकिन आप लोग ये सोचिए, फ्री की कंपेयर में अगर आप लोग 1 रुपया ले लो, जैसे यहाँ पर 1 रुपए की बात की जा रही है सैनिटरी नैपकिन से लेकर, ठीक है, 1 रुपया ले लो, 5 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, इतनी कॉस्ट कोई भी दे देगा आज के डेट में। तो अगर ये कॉस्ट भी आप लोग सामने वाले को ये भी नहीं लगेगा कोई फ्री में तुमको सामान दे रहा है, उनको डिग्निटी रहेगी कि हाँ भैया अपने पैसे से सामान ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई हमको बोल नहीं सकता है तुम तो फ्री में खाते हो, तो वो वाली चीज निकल के आती है यहाँ से। तो वही बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि 1 रुपए में दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि सामने वाले को ये भी लग रहा है फ्री में दे रहे हैं, और इससे सामने वाले को अच्छा भी लग रहा है कि हाँ अपने खुद से काम कर रहे हैं खरीद कर इसको। तो एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो एक अच्छा स्टेप है यहाँ पर ये। इसी के साथ में ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है, 6 लाख जो विलेज है हमारी कंट्री में, पंचायत है, उनमें बोला जा रहा है कि 1000 दिन में आगे आने वाले टाइम में इनको पहुंचाना है, और 25,000 करोड़ जो है यहाँ पर ये बेसिकली आज की डेट में ये इसके लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि हाउसिंग वगैरह के प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट किया सके। बहुत सारे लोग हैं जिनको हाउसिंग के प्रोजेक्ट भी ढंग से नहीं मिल पाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ में वासुदेव कुटुंबकम के बारे में आप लोग बात करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री ऐसी है जो कि बोलती है कि पूरा संसार एक फैमिली है, पर लेकिन कई बार इस फैमिली के अंदर हम लोग हिंदुत्व पॉलिटिक्स घुसा देते हैं, जिसको राइटर बोल रहे हैं सही नहीं है, ठीक है। जबकि हमारी कंट्री में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, पर लेकिन फिलहाल यहां पर इनके बारे में बात की जाती है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। और कुछ बैकग्राउंड में इससे रिलेटेड हमारी कंट्री में जो बातें बोली गई वो भी बोली गई, अयोध्या जो टेंपल को लेकर उसके बारे में बातें बोली गई कि प्राइम मिनिस्टर को कम से कम वहां पर इनोग्रेट करने के लिए नहीं जाना चाहिए था, और अगर गए हैं तो फिर आने वाले टाइम में मान लीजिए मस्जिद बनाई जा रही है तो उसके इनोग्रेशन के लिए भी इनको जाना चाहिए। पर लेकिन एक बात यहाँ पर ये कि इनसे अगर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में अगर ज्यादा बातें होती हैं तो दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं उनके अंदर ये लगने लगता है कि यार हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा डर फील होने लगता है। तो उस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो एक तरीके से जो लीडर है उनको थोड़ा सा एक गैप बनाकर रखना चाहिए। तो ऐसे भी यहां पर कुछ सजेशन दिए गए ताकि हमारी कंट्री में सारे जो लोग हैं, हर एक रिलीजन के लोग, वो कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। इनका ये मानना है राइटर का, यहाँ पर आप लोगों का क्या मानना है तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पर आर्टिकल। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये प्रशांत भूषण साहब के बारे में बात कर रहे हैं। प्रशांत भूषण साहब एक लॉयर हैं जिनके द्वारा 2 अभी रिसेंटली ट्वीट किए गए। दोनों ट्वीट यहाँ पर अलग अलग थे। एक ट्वीट ट्विटर पर जब इनके द्वारा किया गया तो इसमें इनके द्वारा बोला गया यहाँ पर जो हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो यहाँ पर बीजेपी के एक पर्टिकुलर लीडर हैं, उनकी जो बाइक यूज कर रहे हैं, बाइक काफी महंगी है यहाँ पर। तो इनके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में लॉकडाउन के ड्यूरेशन में लोगों को तो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, उनके फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है और चीफ जस्टिस जो है वो लाइफ के मजे कर रहे हैं एक तरीके से। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर बोली गई। 50 लाख की बाइक चला रहे हैं और लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है बेसिक, और उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो एक तो कमेंट इनके द्वारा ये किया गया
एक दूसरा कमेंट इनके द्वारा यहां पर यह किया गया कि आज जो पिछले अभी 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में गए हैं, उन्होंने जो डेमोक्रेसी है उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और ये एक तरीके से पॉलिटिकल कमेंट आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर जिस तरीके से यहां पर कंडीशन देखने को मिली, तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ को लोग एक वो आस भरी निगाह से देखते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट खरा नहीं उतरा है। और ये ऐसा लग रहा है कि बिना इमरजेंसी लगे हुए भी हमारी कंट्री में एक फॉर्मल इमरजेंसी लगी हुई है। इस तरीके की बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई। तो ये जो 2 कमेंट इनके द्वारा यहां पर किए गए, तो यहां पर इनके लिए एक स्यू मोटो एक्शन लिया गया। और स्यू मोटो एक्शन लेकर यहां पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई यहां पर इनके बारे में, यानी कि एक तरीके से बोला गया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। स्यू मोटो एक्शन का मतलब होता है कि जो कोर्ट है यहां पर वो अपने आप डिसाइड कर ले कि हाँ गलत बातें यहां पर बोली गई है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में यहां पर बातें की गई। और यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो बातें निकल कर आई, प्रशांत भूषण साहब को यहां पर अभी जो कोर्ट के द्वारा डिसीजन सुनाया गया है, इसमें इनको क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके ऊपर पूरा आर्टिकल चलेगा, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे, फिर घूमकर मैं यहां पर आऊंगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि मेरे बोलने का मतलब ये, पहले एक बार बेसिक में आप लोगों को बता देता हूं। अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो यहां पर अभी इनके खिलाफ जो एक एडवोकेट भी है, यहां पर ये एक्टिविस्ट भी हैं, जो ऐसी बातें बार बार सामने रखते रहते हैं। इनको ये लगता है कि यहां पर सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए और इसके बारे में कोई ना कोई होना चाहिए बात करने वाला। तो इसीलिए इनके द्वारा यहां पर ये बातें की गई। तो यहां पर अभी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये निकल कर कहां से आया। देखिए एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि जो किंग है, राजा है, उसी के हाथ में तो एग्जीक्यूटिव पावर हुआ करती थी, यानी कि चीजों को इंप्लीमेंट करने की, लॉ बनाने की पावर हुआ करती थी, और जुडिशरी की पावर हुआ करती थी। यानी कि लॉ कैसे बनाना है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूटिव वाली पावर, और इसी के साथ में जुडिशरी, यानी कि कोई अगर केस आ रहा है तो उसकी सुनवाई जो करनी है, सारा काम एक राजा किया करता था। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि राजा ही सब कुछ हुआ करता था। तो इस तरीके से उस टाइम पर अगर राजा के खिलाफ कोई बोला करता था इस तरीके से कि राजा ने गलत कर दिया, ये कर दिया, तो उसको रोकने के लिए, ताकि राजा के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्वेश्चन यहां पर निकाल के लाया गया। तो उस टाइम पर यहां पर राजा रजवाड़े इसको फॉलो किया करते थे कि उनके खिलाफ कोई आवाज न उठाए। अब जैसे ही चीजें आगे बढ़ी तो वहां पर सिचुएशन जो है वो एक अलग माहौल बनने लगा। फिर यहां पर ये स्टैट्यूटरी बेसिस इसको दे दिया गया। जैसे हमारी कंट्री आजाद हुई और हमारी कंट्री में चीजें चली, तो स्टार्टिंग में तो आजादी से पहले भी यहां पर चीजें अलग पैटर्न में फॉलो की गई। जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे वो अलग तरीके से काम करते थे। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे, यहां पर आज की डेट में यहां पर हमारी कंट्री में इसको संविधान में भी जगह दी गई है। तो उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे क्या क्या कंडीशन यहां पर दिख रही है। तो इसको आप लोग थोड़ा समझिए एक बार कि क्या क्या सिचुएशन है। यहां पर हमारी कंट्री में आर्टिकल 129 जो है उसमें बोलते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। तो आर्टिकल 215 यहां पर बोलता है कि हाई कोर्ट पनिश कर सकते हैं। यानी कि हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के हाथ में यहां पर ये पावर दे रखी है पनिश करने की, कि इन 2 आर्टिकल के तहत यहां पर ये पनिशमेंट दे सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें बोलेगा, एक सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है उसको हैम्पर करने की कोशिश करेगा, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाथ में ये पावर हमारी कंट्री में दे रखी है। तो ये एक अच्छी बात है, आप लोग इसको एक अच्छी बात बोल सकते हो कि हमारी कंट्री में इनके हाथ में ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाथ में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है यहां पर, ये 1971 का एक्ट भी हमारी कंट्री में बनाकर इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दे दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब क्या है, यानी कि लॉ के थ्रू भी इसको पास कर दिया गया कि हमारी कंट्री में एक लॉ है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं। यहां पर अगर कोई लोग ऐसे हैं तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये लोग जो है यहां पर अगर कोई ऐसी बातें बोलेंगे तो हमारी कंट्री में लॉ के थ्रू अब उनको सजा सुनाई जाएगी। यहां पर तो बोल रहा है कि कौन यहां पर इसके ऊपर एक्शन ले सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो नीचे वाले जो लोअर कोर्ट होते हैं वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, पर ऊपर वाले कोर्ट एक्शन ले सकते हैं। पर इनको यहां पर अब एक एक्ट के थ्रू बनाया गया कि सजा क्या हो सकती है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आगे अगर बात करें, यहां पर 2 तरीके कंटेम्प्ट इनके द्वारा रखे गए। एक तो सिविल कंटेम्प्ट बोला गया। सिविल कंटेम्प्ट में क्या है, यहां पर अगर कोई विलफुली डिसओबे करता है कोर्ट के डिसीजन को, ठीक है, कोर्ट में बुलाया जा रहा है, सामने वाले को वो नहीं जा रहा है, ठीक है, बार बार कोर्ट बोल रहा है कि वो वहां पर बुलाया गया जज के द्वारा, वो नहीं जा रहा है, तो विलफुल ब्रीच कर रहे हैं, यहां पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये आप लोग यहां पर सिविल कंटेंट में देखने को मिलेगा, जो यहां पर डिसीजन लिया जा सकता है। क्रिमिनल में क्या होगा, क्रिमिनल में अगर मान लीजिए कोई इंसल्ट की जा रही है, ठीक है, कुछ वर्ड्स की फॉर्म में कुछ शब्द बोले जा रहे हैं, कुछ लिखा जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है साइन और सिंबल की फॉर्म में, एक तरीके से स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कोर्ट की अथॉरिटी है, ठीक है, तब यहां पर, या फिर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब यहां पर देखने को मिलेगा। या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, मान लीजिए एक तो जुडिशरी का जो डिसीजन चल रहा है वहां पर, उसमें कोई जाकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी डे बाय डे की एक्टिविटी है उसमें कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट में यहां पर माना जाएगा। तो जो प्रशांत भूषण साहब का केस है उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में यहां पर डाला गया है। पनिशमेंट के बारे में अगर बात करें,
तो 6 मंथ की यहां पर एक तरीके से आप लोग जेल वगैरह और फाइन वगैरह भी 2000 तक यहां पर बोला गया इसके बारे में। बाकी अभी यहां पर जो बातें करें इनके बारे में, तो प्रशांत भूषण साहब को यहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो यहां पर मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में यहां पर इनका केस डाला गया है। तो यहां पर जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से ये एक तरीके से जो डिसीजन अभी निकल कर आया कोर्ट का, ये लो थ्रेशोल्ड फॉर क्रिटिसिज्म हो गया, यानी कि एक तरीके से अगर कोई इंसान आगे आने वाले टाइम में क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाएगा चाहे कोर्ट कुछ भी करता रहे, तो ये तो सही तरीका है नहीं यहां पर। तो एक तरीके से ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है उसमें इंप्रूव करने का एक चांस होता है अगर कोई इसके ऊपर कमेंट करता है। तो एक तरीके से आप लोग बोल रहे हैं कि कोई कमेंट ही ना करे, क्रिटिसाइज ही ना करे, आप लोगों ने जो बोल दिया जो कर दिया वो सही है। तो ये सब चीजें यहां पर इस तरीके से सही नहीं होती हैं। तो ये कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया ये तो इंटॉलरेंस वाली कैटेगरी में आ गया, यानी कि क्रिटिसिज्म को केस टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है, यानी कि राइटर जो है वो बोल रहे हैं जिस तरीके से यहां पर ये अभी डिसीजन आया कोर्ट के द्वारा शू मोटो एक्शन लेकर, ये सही डिसीजन यहां पर नहीं था। आगे आने वाले टाइम में लोग जो है चाहे कुछ भी क्यों ना चलता रहे सोसाइटी में, उसके बारे में आवाज उठाना ही पसंद नहीं करेंगे, और अगर आवाज भी नहीं उठा पाएंगे तो फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो क्या ऐसा ही चाहते हैं आप लोग कंट्री को बनाना कि आवाज भी ना उठानी पड़े, जो चल रहा है वो जो चलता रहे, तो फिर सोसाइटी में किस तरीके से लोग रहेंगे उसके बारे में सोचने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या मानना है? अगर आप लोगों से पूछूं जो कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया आप लोगों को इसको डिफाइन करना है, ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में क्या बातें करेंगे, ठीक है, तो आप लोग बताइए इसके बारे में। बाकी अगर बात करें यहां पर तो बोला जा रहा है कि एक तरीके से क्या नहीं है, कंटेम्प्ट के बारे में बात करें, कौन सा ऐसी चीजें जो इसकी कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है, अगर फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग की जाती है जुडिशियल प्रोसीडिंग की, मान लीजिए कोई केस चल रहा है, निर्भया केस चल रहा है, तो उसकी एक तरीके से जो भी चल रहा है उसके बारे में वहां पर बताया जाए एक्यूरेटली, तो वो कंटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। फेयर क्रिटिसिज्म कोई कर रहा है तो वो कंटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। अगर उल्टी सीधी बातें बोल रहा है तो वो कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा। तो पर लेकिन ये जो शब्द यहां पर लिखे गए हैं इनका कोई बार नहीं है, आप लोग कहां पर जाकर इसको लोगोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग इसको देखिए, किसी पर्टिकुलर लड़की का जैसे रेप किया जाता है, एक को तो हम लोग बोल रहे हैं कि रेप हुआ, एक हीनियस क्राइम हो गया, तो आप लोग उसमें फांसी की सजा दो। एक का नॉर्मल रेप किया तो उसको आप लोग फांसी की सजा मत दो, पर लेकिन सामने वाले को तो रेप हुआ है ना, ठीक है। एक का रेप कर मर्डर कर दिया गया, तो मान लीजिए वो एक अलग अलग हो गया, आप लोग उसको उस तरीके से देख रहे हो। पर लेकिन रेप को ही अगर एक तरीके से आप लोग ऐसे डिफाइन कर दो कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन किसी ने अगर ऐसी हरकतें की तो फिर उस तरीके से उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से अलग अलग कैटेगरी में इसको डाला गया। अब कितना लोगों को, मान लीजिए निर्भया वाला केस था और भी कई सारे केस थे, जैसे अभी साउथ इंडिया में एक केस आया था लड़की का रेप कर डॉक्टर का, उसको जलाकर काटकर मार दिया गया, फेंक दिया गया, तो वो किस कैटेगरी में आ गया। तो अलग अलग तरीके से यहां पर डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है नॉर्मली कई बार। तो कोर्ट क्या कैसे डिसीजन लेता है कि जनता में रोष कितना है, अगर जनता में रोष ज्यादा है तो कोर्ट प्रेशर में आ जाता है, तो एक अलग डिसीजन देता है। जैसे कई सारे केस ऐसे आप लोगों के सामने मैंने अभी बताए, ये सारे ऐसे निकल कर आते हैं। तो इसलिए एक पर्टिकुलर जो वर्ड है उसमें आप लोग ये बोल सकते हैं एक सब्जेक्टिव शब्द है ये, ठीक है। जैसे आप लोग अगर कोई क्वेश्चन में दूं आप लोगों को लिखने के लिए, जैसे क्वेश्चन देता हूं तो उसमें कितना आप लोग को आंसर लिखना है, तो ये अलग अलग पर्सन का अलग अलग आंसर होता है, इसी के बेस पर आप लोग को मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। पर लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो एक क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन होते हैं, तो हर एक पर्सन के लिए एक ही आंसर होगा वहां पर सब्जेक्टिव में हर एक पर्सन के लिए अलग अलग आंसर होगा। तो सब्जेक्टिव जब कोई इस तरीके से वर्ड आते हैं तो उनमें डिफाइन करना, एक लिमिट तैयार करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही बातें समझाने की कोशिश की गई है। बोला गया कि यहां पर ट्रूथ है, एक तरीके से अगर कोर्ट को यहां पर ये पावर दे रखी है तो क्या ये सही है, यहां पर इसका सही इस्तेमाल होता है। तो यहां पर बोलते हैं कि कई बार इसका सही इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि कई बार तो यहां पर जुडिशरी के अंदर कुछ जो गलत चीजें चल रही हैं, उल्टी सीधी चीजें चल रही हैं, इंडिविजुअल को बचाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जो एक्ट है 2006 में ये अमेंड किया गया यहाँ पर एक तरीके से कि ढंग से इसको यूज किया जा सके पब्लिक इंटरेस्ट में, पर लेकिन कई बार इसको पब्लिक इंटरेस्ट में न लेकर दूसरे लोगों के इंटरेस्ट में भी इसको यूज करने की कोशिश की जाती है। ऐसी भी हरकतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अलग अलग तरीके से सिचुएशन यहाँ पर चेंज हो सकती है, तो समझना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा कि व्हाट इज कोड ऑफ कंटेम्प्ट। और ये जो फिलहाल अभी बैकग्राउंड में रखना है आप लोगों को, प्रशांत भूषण का जो केस है इसको बैकग्राउंड में लिखकर आप लोगों को एक आंसर लिखना है कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो कि एक अटेम्प्ट करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया है, जरूर थोड़ा सा इसको देखिएगा एक बार कि आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं और अब डिसीजन भी आ चुका है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हालांकि काफी थोड़ी सी
अलग तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही है। फ्रीडम आइडेंटिटी और राइट के बारे में बोला तो सही है, पर लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं वो एक अलग तरीके से पहुंच गई हैं। यहाँ पर बात की जा रही है, एक टाइम पर हमारी कंट्री में राम राज्य हुआ करता था, ठीक है। राम राज्य का मतलब था कि कोई दुखी नहीं है, हर एक इंसान इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से सोच सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। कोई फियर नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। तो वो एक तरीके से हाइपोथेटिकल बात हो जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई डिजीज ना हो, कोई दुखी ना हो, कभी डर ना हो किसी के माइंड में, ये हमेशा साइड में चलेगा। तो एक तरीके से राम राज्य की बातें की जाए तो यहां पर तुलसीदास के द्वारा भी लिखा गया है इसके बारे में कि रामायण में राम राज्य था, एक ऐसी जगह हुआ करती थी। तो वो एक हाइपोथेटिकल चीजें हो गई कि हाँ ये चीजें हैं। जैसे कि आप लोगों को बोलूं 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में से 100 नंबर लेकर आ गया सामने वाला बंदा, ठीक है। तो ये देखिए एक तरीके से सोचने के लिए हाइपोथेटिकल बात हो जाती है। इसीलिए परसेंटाइल का सिस्टम आता है कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आ गए उसको 100 परसेंटाइल आप लोग मान लो, बाकी इसके हिसाब से परसेंटाइल डिसाइड करना स्टार्ट कर दो। तो वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। संविधान जो है एक तरीके से एवरेज इंडियन को रियलाइज करता है कि फ्रीडम क्या है। तो एक तरीके से ज्यादा हाइपोथेटिकल बातें नहीं करेंगे हम लोग। एक तरीके से फ्रीडम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रीडम जो है, आप लोग अगर बात करें ना, कुछ चीजें जैसे फ्रीडम हो गया, प्राइवेसी हो गई, ये नॉर्मल जब इंसान पैदा होता है उसके साथ ही कनेक्ट हो जाती है। प्राइवेसी तो खासकर प्राइवेसी को इसीलिए केस पुट्टास्वामी केस के बाद में फंडामेंटल राइट बना दिया। पर लेकिन अगर बात करें फ्रीडम के बारे में, हम लोग बात करते हैं कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में। पर लेकिन वो फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम के बारे में बातें करते हैं, पर लेकिन क्या रियलिटी में फ्रीडम है? वहां पर कई सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो आप लोगों की फ्रीडम को बाउंड करते हैं, जो आप लोगों को फ्रीडम एक तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये आप लोगों की फ्रीडम होगी। पर लेकिन एक तरीके से जो रियलिटी में जो फ्रीडम होती है वो आप लोगों को नहीं मिल पाती है। जैसे कि अगर नेचुरल तरीके से आप लोग देखें, अगर कहीं आप लोग एप्पल का बीज लगाएंगे तो पेड़ जो होगा वो एप्पल का ही होगा, ठीक है। अगर कहीं आप लोग गन्ना लगाओगे तो गन्ना ही उगेगा। ऐसा नहीं होता कि आप लोग एप्पल का पेड़ लगाए उसके ऊपर अमरूद आने लगे या फिर मैंगो आने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, ऐसा यहां पर बोला गया है। तो ये जो नेचर है यहाँ पर, एक्सप्रेशन जो लो का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो फिनन है यहाँ पर, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो लो है वो अगेंस्ट द नेचर ऑफ जो लाइफ के नेचर के अगेंस्ट जाता है। यानी कि जिस तरीके से आप लोग अगर देखेगा, एक गाना मुझे काफी अच्छा लगता है, पंछी नदियां पौन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो क्या खोया क्या पाया हमने इंसान होके। तो ये सोचे आप लोग, हमने और तुमने इंसान होके क्या पाया, बाउंड्री में डिफाइन हो गया। अपने घर की बाउंड्री होगी, अपने गांव की बाउंड्री होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होगी, फिर स्टेट की बाउंड्री होगी, फिर कंट्री की बाउंड्री हो गई है। हर जगह बॉर्डर डिसाइड हो गए हमारी एक तरीके से लाइफ की में अगर आप लोग बात करें। पर लेकिन पक्षी जो है उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, उनको पता ही नहीं है नीचे कौन सी कंट्री में आप लोग पहुंच गए हैं और आप कौन सी कंट्री में चले गए हैं। तो ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जो एक नेचर है लाइफ का, उसके अगेंस्ट में जाकर हम लोग कई बार काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा कि रियल फ्रीडम के बारे में हम लोग को बातें करनी पड़ेगी, जिससे कि लोग जो है रियलिटी में अंदर से फील कर सकें कि हाँ रियलिटी में फ्रीडम है उनकी लाइफ में। राम राज्य अगर बोला जाए तो राम राज्य, हालांकि आप लोग बोल सकते हैं एक हाइपोथेटिकल व्यू है यहाँ की, बहुत ज्यादा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अचीव करने वाली बात नहीं है, पर लेकिन कम से कम एक बेसिक चीजें जरूर होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बातें बोली गई हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोग जरूर इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन जो मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना था। बाकी आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे आर्टिकल आप लोगों के आएंगे, तो इसी तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय करते रहिए। और ये लेक्चर आप लोग देखिएगा समझकर, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो उसके हिसाब से आप लोग देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं, अब तक की सारी पीडीएफ आप लोग यहां पर मिल जाएंगी। यहां पर भी जो सोशल मीडिया हैंडल है कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।